नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अनुष्का एकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित। तो राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें हम आज क्या पढ़ने वाले हैं साथियों, उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की कृषि के बारे में। तो राजस्थान की कृषि के बारे में हम आज जानकारी लेने वाले हैं। तो राजस्थान की कृषि के बारे में जानकारी लेने से पहले हम सरस्वती माता का अभिवादन कर देते हैं, उनको याद कर लेते हैं ताकि हमारी जो क्लास में आज पढ़ा जाए वो हमें अच्छे से याद हो जाए। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बड़े, बिन खर्चे घट जात। यानी सरस्वती माता जो है उनका भंडार ऐसा है जिसको हम जितना ज्यादा खर्च करेंगे उसमें उतनी क्या होती चली जाएगी, वृद्धि होती चली जाएगी। बाकी जो भी खजाने हैं उनको हम खर्च करेंगे तो उनमें क्या होती चली जाती है, कमी होती चली जाती है। लेकिन हमारी सरस्वती माता, हमारा ज्ञान ऐसा है जिसको हम जितना खर्च करते हैं उतनी उसमें क्या होती चली जाती है साथियों, वृद्धि होती चली जाती है। तो आज की हमारी जो क्लास होने वाली है उसमें हम किसकी जानकारी लेंगे, राजस्थान की कृषि के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता है, हमारे राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि का और उससे संबंधित जो क्षेत्र हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान है। राजस्थान की 62% जनसंख्या है ना साथियों, वो किसके ऊपर कार्यरत है, हमारी कृषि में। 62% जनसंख्या राजस्थान की कृषि कार्यों में और उससे संलग्न कार्यों में क्या है, कार्यरत है। तो सीधी सी बात है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि का जो है वो महत्वपूर्ण योगदान है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है और उससे संबंधित जो क्षेत्र आते हैं, फसलें हैं, वानिकी है, मत्स्य है, उनका भी, पशुपालन है, उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 49.53% क्षेत्र, यानी कुल भौगोलिक क्षेत्र का 49.53% जो है वो कृषि हेतु क्या लिया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। और यहाँ की लगभग, कहाँ की, राजस्थान की 62% जनसंख्या किसमें संलग्न है, कृषि कार्यों में। यानी काम करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, आजीविका चलाने के लिए क्या कार्य करती है 62% जनसंख्या राजस्थान की, कृषि कार्य उनकी, और बाकी जो पशुपालन होता है उनसे संबंधित कार्यों में कार्यरत है। राजस्थान में कृषि जो है वो किसके ऊपर निर्भर है, ये भी एक बड़ा पॉइंट है कि राजस्थान की कृषि जो है वो सामान्यतः किस पर निर्भर है, पूरी तरह से मानसून के ऊपर निर्भर है। अब राजस्थान की कृषि मानसून पर निर्भर है, तो मानसून कभी देर से आता है, कभी जल्दी आता है, कभी अतिवृष्टि होती है, कभी अनावृष्टि होती है। लेकिन इन सब कारणों के होते हुए भी जनसंख्या 62% कृषि कार्यों में है और राजस्थान की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण स्थान किसका है, इन सब बाधाओं के होते हुए भी कृषि का ही है। राज्य की कृषिगत अर्थव्यवस्था क्या है, अस्थिर रहती है। अब अस्थिर क्यों रहती है, क्योंकि मानसून के ऊपर निर्भर है और भूमिगत जल स्तर जो है ना वो भी तेजी से क्या है, गिरता जा रहा है। इस कारण भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था क्या है, अस्थिर रहती है, क्योंकि पूरी तरह से 62% लोग किसमें हैं, कृषि कार्यों में है। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी मानसून का प्रभाव पड़ता है, अस्थिर है, इसलिए वो भी डगमगाती रहती है। भूमिगत जल स्तर भी तेजी से गिरता जा रहा है, उसके कारण भी जो है फसलों का उत्पादन अच्छे से नहीं हो पाता है। इसके बावजूद कृषि और संबंध क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है और जीएसडीपी में इसका क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है। मैदानी भाग, अब हम बात कृषि की कर रहे हैं तो ये भी जानना जरूरी है कि सबसे ज्यादा कृषि के लिए कौन सा भाग महत्वपूर्ण होता है, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाग जो है वो मैदानी भाग होता है। कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है, मैदानी भाग होता है। इसीलिए मैदानी भागों को क्या कहा जाता है, कृषि का हृदय स्थल कहा जाता है। मैदानी भागों को क्या कहा जाता है, कृषि का हृदय स्थल कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कृषि परिदृश्य आर्थिक सर्वेक्षण की। किसकी बात करेंगे, कृषि परिदृश्य आर्थिक सर्वेक्षण की बात करेंगे कि प्राथमिक रूप से फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य को इसमें क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। राजस्थान की जीएसवीए में ग्रास
ग्रास स्टेट वेरिएशन एडिशन में कृषि और संबंध क्षेत्र का कितना योगदान है, यानी सकल मूल्य संवर्धन में कृषि और उससे संबंधित जो क्षेत्र हैं उनका क्या योगदान है, इसकी जानकारी हम लेंगे। तो किसके कौन से ईयर के अनुसार, 2011-12 के अनुसार तो स्थिर मूल्यों पर जानकारी लेंगे, और प्रचलित मूल्यों पर जो जानकारी लेने वाले हैं वो 2022-23 के अनुसार लेने वाले हैं। तो सबसे पहले सकल कृषि मूल्य संवर्धन की बात करें 22-23 के अनुसार, तो स्थिर मूल्यों पर कितना रहा, तो याद रखना है 2.09 लाख करोड़ रहा। कितना रहा, 2.09 लाख करोड़ रहा। और बात करें प्रचलित मूल्यों की, तो इसके ऊपर 3.79 लाख करोड़ रहा। अब हम बात करेंगे कि वृद्धि दर जो है वो कितनी रही। ये तो हमने स्थिर मूल्यों पर कितने करोड़ लाख करोड़ रहा उसकी बात की। अब प्रतिशत में बात करेंगे 2021-22 के अनुसार, तो वृद्धि दर जो है वो कितनी रही, 5.22% रही। कितनी रही, 5.22%। और प्रचलित मूल्यों के ऊपर बात करें तो ये 13.84% रही। प्रचलित मूल्यों पर 22-23 के अनुसार 13.84% रही। अब सकल घरेलू क्षेत्र में क्षेत्रवार जो योगदान है 22-23 के अनुसार वो कितना रहा, उसकी वृद्धि दर, तो वो किसके ऊपर याद रखनी है, स्थिर मूल्यों पर रही 28.50%। और बात करेंगे प्रचलित मूल्यों की, तो वो भी 28.95% रही। साथियों, वार्षिक वृद्धि की बात करेंगे, पूरे ईयर की बात करेंगे, 2018-19 से लेके 22-23 के बीच की जो वृद्धि दर है वो कितनी रही पूछी जाए तो कितनी याद रखनी है, 7.48% रही। वार्षिक वृद्धि दर कब से, 2018-19 से लेकर 22-23 के बीच की जो वृद्धि दर है वो कितनी रही, 7.48%। किसके ऊपर रही, ये तो रही स्थिर मूल्यों के ऊपर। पूछा जाए प्रचलित मूल्यों के ऊपर कितनी रही वार्षिक वृद्धि दर, तब कितनी बतानी है, 14.33% रही। ये किसके ऊपर है, प्रचलित मूल्यों के ऊपर है। स्थिर मूल्यों पर 2011-12 के अनुसार कृषि और संबंध क्षेत्र सकल मूल्य संवर्धन 22-23 में 5.22% की वृद्धि दर से बढ़कर 2.09 लाख अनुमानित की गई। कितनी अनुमानित की गई, 2.09 लाख अनुमानित की गई। प्रचलित मूल्यों पर कृषि और संबंध क्षेत्र जो है ग्रास स्टेट वेरिएशन एडिशन 2022-23 में 13.84% की वृद्धि दर से बढ़कर कितनी हो गई, 3.79 लाख करोड़ अनुमानित की गई कि इतनी ये बढ़कर हो गई। उसके बाद में राजस्थान की जीएसवीए में प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2022 और 21 में ये बढ़कर कितनी हुई, 28.95 हो गई। जिसमें किन क्षेत्रों का योगदान और रहा, तो वो 4 क्षेत्र थे, पशुधन, फसल, वानिकी और मत्स्य पालन। यानी कृषि के अलावा इन क्षेत्रों का भी इसके अंदर योगदान रहा। कृषि में क्षेत्रवार उप क्षेत्रों का योगदान कितना रहा, इसकी बात करेंगे हम। प्रचलित मूल्यों पर भी करेंगे और स्थिर मूल्यों के ऊपर भी करेंगे। किसके अनुसार, 22-23 के अनुसार। स्थिर मूल्यों पर तो बात करेंगे 11-12 के अनुसार, और प्रचलित मूल्यों पर बात करेंगे 22-23 के अनुसार। तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे पशुधन की। पशुधन का प्रचलित मूल्यों के ऊपर कितना परसेंट योगदान रहा, तो याद रखना है 46.41% रहा। पशुधन का कितना याद रखना है, 46.41% रहा। उसके बाद में हम स्थिर मूल्यों के ऊपर पशुधन का योगदान याद रखेंगे, कितना, 3.91%। पशुधन का स्थिर मूल्यों के ऊपर कितना होगा, 3.91%। बात करेंगे कि फसल क्षेत्र का योगदान जो है वो कितना रहा, किसके ऊपर, प्रचलित मूल्यों पर। किसके अनुसार, 22-23 के अनुसार। तो फसल का रहा 46%। फसल का कितना योगदान रहा, 46% रहा। बात करेंगे स्थिर मूल्यों की, तो स्थिर मूल्यों में फसल का योगदान कितना रहा, 6.33% रहा। कितना रहा, 6.33% रहा।
उसके बाद में वानिकी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वानिकी की बात करेंगे। तो वानिकी का योगदान 7.20% रहा। किसका योगदान रहा? प्रचलित मूल्यों पर वानिकी का योगदान 7.20% रहा। बात करेंगे वानिकी की स्थिर मूल्यों पर तो 5.18% रहा। कितना रहा? 5.18%। फिर हम बात करेंगे मत्स्य क्षेत्र के योगदान की। किसकी बात करेंगे? मत्स्य क्षेत्र के योगदान की बात करेंगे तो वो 0.39% रहा। किस पर? प्रचलित मूल्यों पर रहा। 22-23 के अनुसार बात करें मत्स्य की स्थिर मूल्यों के ऊपर तो वो रहा 17.65%। यानी सबसे ज्यादा वृद्धि जो हुई किसके ऊपर? स्थिर मूल्यों में, तो वो किसकी, कौन से क्षेत्र की हुई? मत्स्य क्षेत्र की हुई। सबसे ज्यादा वृद्धि कौन से क्षेत्र की हुई? मत्स्य क्षेत्र की हुई। कृषि और संबंध क्षेत्र में प्रतिशत में सबसे ज्यादा वृद्धि वाला उपक्षेत्र कौन सा नोट किया है? मत्स्य क्षेत्र। कितनी हुई है? 17.65% हुई है। कृषि और संबंध क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान वाला उपक्षेत्र जो है वो कौन सा आया है? पशुधन आया है। कौन सा आया है? पशुधन। यानी पशुधन से कितनी वृद्धि हुई है? 46.41% हुई है। प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 22-23 में सकल मूल्य उत्पाद में पशुधन उत्पादों का प्रतिशत हिस्सा कितना परसेंट रहा? तो दूध का तो कितना रहा? सबसे ज्यादा हमने क्या किया है कि पशुधन से सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। तो उसमें देखते हैं कि दूध से कितना हुआ, तो 82.62% दूध से। पोल्ट्री सहित मांस से कितना हुआ? 5.37% हुआ। अन्य से 11.33% हुआ। उसके बाद में अंडे से कितना हुआ? 0.68% हुआ। तो ये कृषि के जो अन्य उपक्षेत्र हैं उनका योगदान कितना परसेंट रहा अर्थव्यवस्था के अंदर, उनकी हम बात कर रहे हैं। कृषि और संबंध क्षेत्र के उपक्षेत्रों का प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2022-23 में 2022-23 में योगदान की बात करेंगे। पशुधन, फसल, वानिकी, इनका कितना परसेंट रहा, ये अभी हमने जानकारी ली है। पिछले 16 वर्षों में बात करेंगे कि पिछले 16 वर्षों में सबसे ज्यादा कौन से उपक्षेत्र से अर्थव्यवस्था में लाभ हुआ है? तो पशुधन से 10.17% है। सबसे ज्यादा किससे है? पशुधन से है। और कितना परसेंट है? 10.17% है। ये बात भी हमें अच्छे से याद रखनी है। अब देखो राजस्थान में भूमि के उपयोग की बात करें, कृषि की बात करते हैं तो भूमि उपयोग जो है वो कैसे होता है उसका नियोजन भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो राजस्थान में भूमि उपयोग की बात करें, राजस्थान में कृषि में प्रयुक्त भूमि और अन्य प्रकार के उपयोगों में ली गई जो भूमि है वो कितनी कितनी प्रतिशत है, और इससे भूमि के वर्तमान उपयोग की जानकारी के साथ में हमें क्या पता चलता है कि उसका आगे का जो नियोजन है वो किस प्रकार से हमें करना चाहिए, इसकी जानकारी हमें मिलती है। किससे? भूमि के उपयोग से, कि कितने परसेंट कृषि कार्यों में ली जा रही है, कौन सी फसलों के लिए कितनी भूमि का जो है वो प्रयोग किया जा रहा है, पशुपालन के लिए कितनी भूमि है, बंजर भूमि कितनी है, इन सब के उपयोग की जानकारी हमें लेनी पड़ती है ताकि भूमि का नियोजन जो है वो आगे अच्छे से किया जा सके। राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल वर्ष 2021 के अनुसार 3.89 लाख हेक्टेयर है। ये किसके अनुसार भूमि उपयोग के नियोजन की बात कर रहे हैं हम लोग? 21-22 के अनुसार कितनी है? 342.89 लाख हेक्टेयर क्षेत्र। कितनी है? 342.89 लाख हेक्टेयर क्षेत्र भूमि है। अब इसका उपयोग जो है वो किस प्रकार से किया जा रहा है? तो देखो, शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है, यानी जिसमें कृषि कार्य किया जाता है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र है वो कितना परसेंट है? 52.34% है। परसेंट में बात करें तो कितना है? 52.34% है। और बात करें लाख हेक्टेयर क्षेत्र की बात करें तो 342.89 लाख हेक्टेयर में से कितना है शुद्ध कृषित क्षेत्र? 179.48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है, जिसमें क्या है? शुद्ध बोया गया कृषित क्षेत्र शामिल है।
उसके बाद में हम बात करेंगे बंजर भूमि की। किसकी बात करेंगे कि बंजर भूमि कितनी है? तो 10.87% जो है वो क्या है? बंजर भूमि है। बंजर भूमि कितनी है? 10.87% है। बात करेंगे वानिकी की, यानी वानिकी के उपयोग के अंदर भूमि जो है वो कितनी आती है? तो वो 8.08% भूमि जो है वो वानिकी के अंदर शामिल की जाती है। उसके बाद में हम क्या बात करेंगे कि ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि कितनी है? ऊसर और कृषि अयोग्य भूमि की बात करेंगे तो वो कितनी है? हम कितनी किसके अनुसार बात कर रहे हैं? 2021 के अनुसार 342.89 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है। उसमें से भूमि का उपयोग कौन से कार्यों में है, कितनी बेकार है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ऊसर और कृषि अयोग्य भूमि जो है वो 6.91% है। अन्य पड़त या चालू भूमि की बात करेंगे तो वो कितनी है? 6.10% है। पड़त भूमि या चालू भूमि जो है वो कितनी है? याद रखनी है, 6.10% है। कृषि के अलावा अन्य उपयोग में ली जाने वाली भूमि जो है, यानी कृषि के अलावा और कोई उपयोग में ली जाने वाली भूमि जो है वो कितने परसेंट है? 5.86% है। कितनी याद रखनी है? 5.86% है। अब बात करें कि चालू पड़त भूमि जो है, यानी जिसको क्या बोलते हैं? पड़ती भूमि बोलते हैं, तो वो कितनी है? फिलहाल 4.89% भूमि है। स्थिर चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि जो चारागाह के लिए छोड़ी जाती है वो भूमि कितनी है? 4.86% है। कितनी याद रखनी? 4.86%। अब बात करें कि वृक्षों के झुंड तथा बाग बगीचे वाली भूमि जो है वो कितने परसेंट है? तो वो तो बहुत ही कम है, 0.9% भूमि जो है वो बाग बगीचे वाली भूमि है। उसके बाद में शुद्ध कृषि क्षेत्र, यानी शुद्ध कृषि क्षेत्र कौन सा होता है कि एक फसल के आधार पर जोता बोया गया जो क्षेत्र होता है, जिस क्षेत्र के अंदर सिर्फ एक फसल को क्या किया जाता है? बोया जाता है, वो कौन सी भूमि होती है? शुद्ध कृषि क्षेत्र वाली भूमि होती है। चालू पड़ती भूमि किसको कहते हैं? जो एक वर्ष के लिए बिना खेती के रखी जाती है। चालू पड़ती भूमि वो होती है जिसमें एक साल के लिए उसको छोड़ दिया जाता है खाली, और उसके बाद में उसमें क्या क्या की जाती है? कृषि की जाती है, उसको चालू पड़ती भूमि बोलते हैं। अन्य पड़ती भूमि की बात करें तो वो 1 से 5 वर्ष तक, यानी 5 साल तक उसमें कोई भी कृषि कार्य नहीं किया जाता है, उस भूमि को क्या बोलते हैं? अन्य पड़ती भूमि बोलते हैं। प्रचलित जोत धारक, इसका तात्पर्य उस भूमि जोत से है जो वर्तमान में कृषक स्वामित्व के द्वारा जोती गई हो, यानी जिसका स्वामी कृषक है और उसके द्वारा वो है भूमि क्या की गई हो? जोती गई हो, उसको क्या कहते हैं? प्रचलित जोत धारक है। राजस्थान में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार हम बात करें तो कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या जो है वो कितनी थी? 76.55% थी। कितनी थी? 2015-16 के अनुसार, जिसमें कृषक क्या थे? उस जोतने वाली भूमि के स्वामी थे, वो कितनी थी? 76.55 लाख। जबकि 10-11 में ये संख्या कितनी थी? 68.88 लाख थी। यानी बढ़ गई कब? 15-16 में कृषक स्वामित्व वाली भूमि बढ़ गई, अर्थात भूमि जोतों की संख्या में 11.14% की क्या हुई साथियों? वृद्धि हुई। और 10-11 में कुल जोतों का क्षेत्रफल कितना था? 211.36 लाख हेक्टेयर था, जो 2015-16 में क्या हुआ? घट गया। 2015-16 में क्या हुआ? घट गया। कैसे घटा? कितना हो गया? 208.73 लाख हेक्टेयर हो गया। यानी घट कैसे गया? क्षेत्रफल, भूमि घटती थोड़ी है, घटती नहीं है, क्योंकि जैसे एक पिता होता है, उसके 3 संतान हैं, तो वह भूमि क्या हो गई? बट गई। तो जोत का आकार, या एक किसी ने वहां पर घर बना लिया, तो जोत का आकार जो है वो क्या हो गया साथियों? घट गया। और एक कृषक
जो स्वामित्व वाला था उसकी भूमि 3 में बट गई, तो वो क्षेत्रफल भी 3 के अलग अलग कमी हो गई। इस प्रकार से क्या हो गया, जोतों का क्षेत्रफल जो था ना उसमें कमी हो गई, और कितनी 1.24% की कमी दर्ज की गई। 15-16 में घट गई, 1.24% की क्या की गई, कमी दर्ज की गई। 2015-16 के अनुसार राज्य में भूमि कृषि गणना जोतों का औसत आकार 2.73 हेक्टेयर रहा, और 15-16 में कृषि गणना जोतों का जो आकार था वो कितना रहा, 2.73 हेक्टेयर रहा। औसत जोत का आकार कैसे निकालते हैं, प्रश्न आ जाए तो क्या करना है, जोत का कुल क्षेत्रफल और कुल जोतों की संख्या में भाग दे दिया जाता है तो वो आ जाता है। इस प्रकार से कई बार प्रश्न पूछा जाता है। हम बात कर रहे हैं जोत के प्रारूप, क्षेत्रफल और प्रतिशत किस प्रकार की भूमि कितनी है। तो सबसे पहले सीमांत भूमि जोत क्या है, सीमांत भूमि जोत कितना क्षेत्रफल है, 1 हेक्टेयर से कम, और प्रतिशत 40.12%, यानी सबसे ज्यादा वृद्धि वाला है। कौन सा, सीमांत भूमि जोत है जो सबसे ज्यादा वृद्धि वाला है। लघु भूमि जोत की बात करें तो वो 1 से 2 हेक्टेयर है, और इसमें 21.90% है। कितनी है, प्रतिशत में 21.90% है। कौन सी, लघु भूमि जोत वाली। अर्ध मध्यम भूमि जोत की बात करें हम तो वो कितने क्षेत्र में है, 2 से 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल में है, और इसमें प्रतिशत की बात करें तो ये कितनी है, कुल भूमि की 18.5% है। मध्यम भूमि जोत की बात करेंगे तो ये कितने क्षेत्रफल में है, 4 से 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल में है, और प्रतिशत में यानी कितने प्रतिशत में है, तो 14.79% के अंदर ये है। बात करेंगे हम वृहत भूमि जोत की तो इसका क्षेत्रफल जो है वो 10 हेक्टेयर से अधिक आता है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो है वो इसका ही आता है। कौन सी भूमि का, वृहत भूमि जोत भूमि जो है उसका 10 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल आता है। प्रतिशत में बात करेंगे तो 4.65% में ये भूमि आती है। 10-11 की तुलना में 15-16 में, यानी हम बात कर रहे हैं 2010-11 की तुलना में 2015-16 में सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम और जोतों में क्या हुई, वृद्धि हुई, और मध्यम और वृत्त आकार वर्ग की जो जोत भूमि है उसमें क्या हुई, कमी हुई। तो हमें क्या याद रखना है कि 2010-11 की तुलना में 2015-16 में कौन सी भूमि में तो वृद्धि हुई, कौन सी में कमी। तो देखो, सीमांत भूमि, लघु भूमि और अर्ध मध्यम, इन जोतों में तो क्या हुई, वृद्धि हुई, और मध्यम और वृहत आकार वर्ग की जो जोतें हैं उनमें क्या हुई, कमी हुई। भूमि जोतों के औसत आकार में कितनी कमी दर्ज हुई, तो 11.07% की क्या हुई, कमी हुई। ये बात आपको याद रखनी है। महिला प्रचलित जोत धारक भूमि, महिला प्रचलित जोत धारक भूमि यानी जिस भूमि की स्वामी कौन है, महिला है, उसकी बात करें तो राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार हम बात कर रहे हैं तो कुल महिला प्रचलित जोतों की संख्या जो है वो कितनी है, यानी जिस भूमि की स्वामिनी कौन है, महिला है, तो वो भूमि कितनी है, 7.75% है। कितनी है, 7.75%। जबकि वर्ष 2010-11 में ये संख्या कितनी थी, 5.46 लाख थी। 10-11 में कितनी थी, 5.46 लाख थी, जो 15-16 में बढ़ गई, कितनी हो गई, 7.75 लाख हो गई। महिला भूमि जोतों की संख्या में 41.24% की वृद्धि हुई। पूछा जाए कितने परसेंट महिला जोतों की संख्या में वृद्धि हुई, तो 41.24% महिला जोत की जो भूमि है उसमें वृद्धि हुई। राज्य में महिला भूमि जोतों का क्षेत्रफल पूछा जाए तो 16.55 लाख हेक्टेयर किसके अनुसार है, 15-16 के। राज्य में महिला भूमि जोतों का क्षेत्रफल कितना है, 13.30 लाख हेक्टेयर है। किसके अनुसार, कौन से वर्ष के अनुसार, 10-11 के अनुसार। कुल क्षेत्रफल में
24.44% की क्या की गई है, वृद्धि दर्ज की गई है। अब हम कृषि गणना वर्ष 2010-11 और वर्ष 2015-16 की बात करते हैं, जिसमें कितनी वृद्धि हुई और कितनी कमी हुई। तो देखो, कुल प्रचलित जोत की बात करें, ये किसकी बात करें, कुल प्रचलित जोत की, तो इसकी संख्या थी कितनी, 68 लाख। संख्या कितनी थी, 68 लाख थी। कब, 10-11 में। और 15-16 में कितनी थी, 76.55 लाख थी। अन्य कितने थे, 11% थे। इसमें अन्य क्षेत्र जो थे वो कितने थे, 11% थे। फिर बात करेंगे इसके क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल कितना था, 211 लाख की। कौन से वर्ष में, 10-11 में था। फिर वर्ष 2015-16 की बात करेंगे तो इसमें क्षेत्रफल कितना था, 208 लाख था। और अन्य जो क्षेत्र है उनका कितना था, -1.24% गिर गया था। फिर देखो, औसत जोत धारक की हम बात करेंगे, किसकी, औसत जोत धारक की, तो इसमें कितना था, 3.07 लाख हेक्टेयर था। कौन से वर्ष में, 10-11 में। फिर बात करें वर्ष 2015-16 की, तो इसमें कितना था, 2.73 लाख हेक्टेयर था। बात करेंगे वर्ष 10-11 के क्षेत्रफल की, तो 5.46 लाख हेक्टेयर था। और 2015-16 की बात करेंगे तो इसमें क्षेत्रफल कितना शामिल है, 7.75 लाख हेक्टेयर। और जो अन्य संख्या, अन्य क्षेत्र है उनका था कितना योगदान, 42% था। फिर बात करेंगे महिला प्रचलित जोत धारक की, किसकी बात करेंगे, महिला प्रचलित जोत धारक की, तो इसमें कितना था, 13.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र था। कौन से वर्ष में, 2010-11 में। और बात करें वर्ष 2015-16 की, तो इसमें था 16.55 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल, जिसमें वृद्धि कितनी हुई है, अन्य की 24% क्या है, इसमें वृद्धि शामिल है। अब देखो, राजस्थान की कृषि हमने शुरुआत में बात की थी कि मानसून के ऊपर आधारित है, और मानसून जो है वो कभी जल्दी आ जाता है, कभी देरी से आता है। यानी राजस्थान में कृषि मुख्य रूप से वर्षा के ऊपर निर्भर है। वर्षा की प्रवृत्ति क्या है कि ये कभी राज्य में लेट पहुंचता है और कभी जल्दी। यानी राजस्थान में मानसून आने की जो संभावित तिथि है वो कितनी है, 15 जून है। लेकिन कभी तो 15 जून को ही आ जाता है और कभी लेट आता है, कभी पहले भी आता है। जबकि 5 दिन पूर्व 2022 में आया था। राज्य में मानसून 10 जून से प्रारंभ होकर जुलाई 2022 के प्रथम सप्ताह तक संपूर्ण राज्य में क्या हुआ, सक्रिय हुआ। यानी कभी ये देरी से आता है, कभी जल्दी आता है। तो हम वर्ष 2022 की बात कर रहे हैं, तो क्या हुआ था, 5 दिन पहले ही आ गया था मानसून। कब आ गया था, 10 जून को। संभावित तिथि जो है वो कितनी है, 15 जून है। और 5 जून भारत में मानसून की संभावित तिथि 5 जून है। इस प्रकार से है, तो 5 दिन पहले 2022 में आ गया था। तो ये क्या हुआ, पूरे राज्य में क्या हो गया, मानसून सक्रिय हो गया। तो पहले आया, इसका मतलब फायदा हुआ। कृषि उत्पादन, राज्य में कृषि का उत्पादन मुख्यतः मानसून के उचित समय पर आने पर ही निर्भर करता है। जल्दी आ जाता है, सही टाइम पर आ जाता है, तो कृषि कार्य जल्दी, खरीफ फसलों की बुआई जो है वो जल्दी हो जाती है, तो जल्दी फायदा होता है। उत्पादकता केवल वर्षा की मात्रा पर ही निर्भर नहीं करती है, अपितु पर्याप्त समयावधि में वर्षा उचित और समान वितरण और सघनता पर भी निर्भर करती है। यानी टाइम पर आ जाए वही काफी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में खरीफ फसलों को वर्षा की जरूरत भी होती है। उसकी पूर्ति होने पर ही क्या होता है, उत्पादन जो है वो पर्याप्त मात्रा में होता है। अगर कहीं ज्यादा हो जाती है वर्षा, तब भी फसलों का उत्पादन अच्छे से नहीं होता है। कम हो जाती है, तब भी फसलों का उत्पादन अच्छे से नहीं हो पाता है। इसलिए समान वितरण जो है वो भी जरूरी है। अब हम बात करेंगे राज्य में कृषि उत्पादन वर्ष 2022-23 के अनुसार। उत्पादन जो है वो
कौन सी फसलों से कितना उत्पादन हुआ उसकी हम बात करेंगे। तो कुल खाद्यान्न उत्पादन की हम बात करें तो वो कितना हुआ था, लाख मीट्रिक टन में हम बात कर रहे हैं कि उत्पादन कितना हुआ। तो कुल उत्पादन तो हुआ 253.99 लाख मीट्रिक टन में। ये तो कुल खाद्यान्न उत्पादन की हम बात कर रहे हैं। अब इसमें हमें 2022-23 के अनुसार अनाज का कितना उत्पादन हुआ उसकी बात करेंगे। तो अनाज का उत्पादन 2022-23 में 206.57 लाख मीट्रिक टन हुआ। अब हम दलहन की बात करेंगे तो दलहन का उत्पादन जो है वो 47.42 लाख मीट्रिक टन में हुआ और इसमें वृद्धि भी हुई। और वृद्धि कितनी हुई, 9.71% की इसमें क्या हुई, वृद्धि हुई। 2021-20 के अनुसार इसमें वृद्धि हुई 2022-23 में। बात करें रबी की फसलों में, बात करेंगे रबी की फसलों की, सरसों, चना, ज्वार की, तो इसका उत्पादन कितना हुआ, 156.1% हुआ। और 20-21 के मुकाबले इसमें क्या हुई, वृद्धि हुई। फिर खरीफ फसलों के उत्पादन की हम बात करेंगे, बाजरा इनकी बात करेंगे तो इसमें कितना उत्पादन हुआ, 97.98% का उत्पादन हुआ। और इसमें भी 20-21 के मामले में क्या हुई, वृद्धि हुई। कितनी, 14.17% की वृद्धि हुई। तिलहन के उत्पादन की बात करेंगे, जिनसे जो तिलहन फसलें हैं जिनसे तिल प्राप्त होता है, मूंगफली है, तिल है आदि, तो उनका उत्पादन हुआ 99.78। इसमें क्या की गई, कमी दर्ज की गई। 20-21 के मुकाबले इसमें कमी दर्ज की गई। गन्ने के उत्पादन की हम बात करें तो वो हुआ 2.18, यानी सबसे ज्यादा कमी किसके उत्पादन में हुई, गन्ने के उत्पादन में हुई। बात करें हम कपास की तो कपास का उत्पादन जो हुआ वो हुआ 25.53। इसमें भी क्या दर्ज की गई, वृद्धि दर्ज की गई। और ये जो उत्पादन है ना वो लाख गांठों में हुआ। और एक गांठ कितनी, 170 किलो की एक गांठ है। अब देखो हमें बात करें कि वर्ष 2022-23 में खाद्यान्न का जो कुल उत्पादन था वो कितना था, 253.99 लाख मीट्रिक टन था, जो गत वर्ष में कितना होने की संभावना थी, 231.52 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 9.71%, इससे भी अधिक संभावना थी, लेकिन वृद्धि कितनी हुई, 9.71% की हुई। यानी किसका प्रभाव पड़ा, या तो फसलों को क्या नहीं मिला, पर्याप्त पानी नहीं मिला, मानसून टाइम से नहीं आया, या फिर कहीं अधिक हो गई वर्षा, कहीं कम हो गई। कुल खाद्यान्न उत्पादन, कुल अनाज उत्पादन की बात करें, दलहन का कितना हुआ तो 253.99 लाख मीट्रिक टन जो था वो 2022-23 के अनुसार क्या था, पूरा टोटल जो था खाद्यान्न उत्पादन था। उसमें से अनाज का उत्पादन जो था 206.57 लाख मीट्रिक टन था। और दलहन का कितना था, 1.42 लाख मीट्रिक टन उत्पादन जो था वो दलहन फसलों का था। खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 2022-23 में 97.38 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है, जो कि 2021-22 में कितना था, कम था। और 2022 में मानसून क्या हुआ, पहले आ गया, तो इसमें क्या हुई, वृद्धि हुई। कितने परसेंट, 14.17% की इसमें क्या हुई, वृद्धि हुई। रबी खाद्यान्न उत्पादन की बात करेंगे तो इसमें जो है सिंचाई कार्य किससे किया जाता है, कुओं से भी किया जाता है, जो 2022-23 में 156.1% लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है, जो कि गत वर्ष 21-22 में कितना था, 145.70 लाख मीट्रिक टन था। इसमें भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 7% की इसमें वृद्धि हुई है। किसके मुकाबले, 2021 के मुकाबले इसमें वृद्धि हुई है। खाद्यान्न उत्पादन में खरीफ की तुलना में रबी खाद्यान्न मात्रा जो है वो क्या है, अधिक है। क्यों है रबी के खाद्यान्न की मात्रा अधिक, क्योंकि रबी की फसलों
कि जो सिंचाई है वो कुओं के द्वारा भी की जाती है। और खरीफ की फसलें जो हैं कई क्षेत्रों में सिर्फ किसके ऊपर निर्भर है, मानसून के ऊपर निर्भर है। अब देखो हम बात करेंगे रबी की फसलों के उत्पादन की, तो वो कितनी है, 156 लाख मीट्रिक टन है। और खरीफ की कितनी है, 97.98 लाख मीट्रिक टन है। वर्दी कितनी है, तो वर्दी जो है वो है 14.17% लाख मीट्रिक टन जो है वो इसमें क्या है, वर्दी है साथियों। क्या है, रबी की फसलों का उत्पादन जो ज्यादा हुआ है, खरीफ का कम हुआ है। कुल अनाज उत्पादन की मात्रा रबी का 128.73 लाख मीट्रिक टन है और खरीफ की जो फसलें हैं उनका क्या है, 77.84 लाख मीट्रिक टन है। वर्दी दर की बात करेंगे रबी के उत्पादन की तुलना में खरीफ के उत्पादन, तो 8.85% और 7.1% है। कुल अनाज उत्पादन की बात करें 2022-23 में कि वर्दी दर कितने से कितने परसेंट हो गई, तो 8.15% की वर्दी दर से बढ़कर ये क्या हो गई, 206.57 लाख मीट्रिक टन हो गई। रबी अनाज उत्पादन की मात्रा और वर्दी दर दोनों ही क्या है, अधिक है। खरीफ का अनाज की तुलना में रबी का जो है वो अधिक है। बात करेंगे हमें 2022-23 के दलहन उत्पादन की। दलहन फसलों के उत्पादन की बात करेंगे तो ये कितनी थी, ये थी 22-23 के अनुसार 47.42 लाख मीट्रिक टन में। इसमें वर्दी कितनी हुई है, तो 17.2% की क्या हुई है, इसमें वर्दी हुई है। इसके अनुसार 21-22 से इसमें वृद्धि हुई है, 2022-23 में इसमें वृद्धि हुई है। मात्रा कितनी है, 27.28 लाख मीट्रिक टन है रबी की। और वर्दी दर कितनी है, -0। खरीफ उत्पादन में क्या है, 20.14 लाख मीट्रिक टन है और इसमें वर्दी क्या है, प्लस 53% इसमें वर्दी है। कुल दलहन उत्पादन वर्ष जो है वो कौन सा है, 2022-23 में 17.2% की वर्दी दर से कितनी बढ़ी है, 47.42 लाख मीट्रिक टन इसकी अनुमानित वर्दी दर है। अब देखो हमने ये जानकारी ले ली कि राजस्थान की कृषि जो है वो किसके ऊपर निर्भर है, कितने परसेंट जनसंख्या जो है वो कृषि कार्यों में और उससे संबंधित जो क्षेत्र है उनके अंदर जुड़ी हुई है। और कितना उत्पादन 2020-21 में हुआ और कितना उत्पादन खरीफ और रबी फसलों का 2022-23 में हुआ, कितने परसेंट वर्दी दर्ज की गई, जोतों का आकार जो था उसमें कमी दर्ज की गई या वर्दी दर्ज की गई, ये हमने जानकारी ले ली। कितना दलहन तिलहन फसलों का उत्पादन हुआ, ये भी जानकारी ले ली। इसके बाद में हम क्या जानकारी लेंगे कि प्रमुख कृषि फसलों में राजस्थान का स्थान और उसका तुलनात्मक विवरण, यानी अपना जो राजस्थान है उसका कौन सी फसलों के अंदर पहला स्थान है, इसकी हम जानकारी लेंगे। तो देखो हम बात करेंगे सबसे पहले बाजरा की। किसकी बात करेंगे, बाजरा की बात करेंगे। तो इसमें पहला स्थान किसका है, अपने राजस्थान का है। और दूसरा स्थान किसका आता है, उत्तर प्रदेश का आता है। तीसरा स्थान जो है वो हरियाणा का आता है। और राजस्थान का देश के कुल उत्पादन में योगदान बाजरे का कितना है, तो वो है 41.57%। अब हम बात करेंगे रबी की फसलों में सरसों की। तो सरसों के अंदर भी अपना राजस्थान जो है उसका कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। दूसरा मध्य प्रदेश का है, तीसरा हरियाणा का है। और राजस्थान का देश के कुल उत्पादन, कुल सरसों उत्पादन में कितना परसेंट योगदान है पूछा जाए तो कितना है, 44.57% है। बात करें पोषक अनाजों की तो उसमें भी अपना राजस्थान पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। और कुल पूछा जाए कि कुल राजस्थान का कितना परसेंट उत्पादन में भाग है, तो 16.30% उत्पादन अपना राजस्थान कर रहा है। तिलहन की बात करें तो इसमें भी अपना को क्या है, राजस्थान पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे पर है, मध्य प्रदेश तीसरे पे है। और कुल उत्पादन में योगदान जो है वो कितना परसेंट है, 22% है।
दलहन की बात करेंगे तो इसमें पहले स्थान पर कौन सा प्रदेश है? मध्य प्रदेश है। अपना राजस्थान दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र। और कुल उत्पादन की बात करेंगे तो राजस्थान का जो है वो देश में कुल उत्पादन में योगदान है 16.75%। बात करेंगे मूंगफली की तो उसमें भी मध्य प्रदेश है, राजस्थान दूसरे पर है, तमिलनाडु जो है वो तीसरे स्थान पर है। अपने राजस्थान का योगदान जो है वो कितना है? तो वो है 18.91% है। जवार चने की बात करेंगे तो उसमें भी मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, राजस्थान जो है वो तीसरे स्थान पर है और दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा? कर्नाटक आ जाएगा। सोयाबीन की बात करेंगे तो पहले स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र है। दूसरे स्थान पर अपना मध्य प्रदेश है और अपना राजस्थान जो है सोयाबीन के उत्पादन में कौन से स्थान पर आ जाएगा? देश में तीसरे स्थान पर आ जाएगा। और कुल उत्पादन का कितना परसेंट करता है? 84.60% करता है। गंवार की बात करेंगे तो गंवार के अंदर अपना राजस्थान जो है वो क्या है? पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश दूसरे पर है और कुल उत्पादन में कितना योगदान है? 84.60% कुल उत्पादन में योगदान है। ये हमने किसके कौन से वर्ष के अनुसार बात की है? 2019-20 के उत्पादन के अनुसार ये हमने बात की है। 20-21 में फसलों के उत्पादन में राजस्थान का क्या है? देश में स्थान जो है पहला है कि दूसरा, उसकी हमने बात की है। तो पहला स्थान बाजरे के अंदर है, सरसों के अंदर है, पोषक अनाज में है, तिलहन में है और गंवार के अंदर है। और दूसरा स्थान कौन सी फसलों में है? तो दलहन में है और दलहन फसलों में है और एक किस में है? मूंगफली में भी है। तीसरा स्थान जो है वो चना में है, जवार में है और तीसरा स्थान अपने राजस्थान का कौन सी फसल में है? तो तीसरा स्थान जो है वो अपना सोयाबीन के अंदर है। तो ये जो है वो हमारी राजस्थान की अर्थव्यवस्था में एक छोटा सा टॉपिक था, कृषि। उसके बारे में हमने राजस्थान की कृषि की जानकारी ली। आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके बताना। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो अनुष्का अकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ जाएं आप। आपको इस प्रकार की क्लासेस जितनी भी आती हैं उनकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।